हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने कल और परसों पढ़ा था क्लास 9th की चैप्टर 1 केमिस्ट्री। तो और दूसरा भी चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो परिचय पहले देखिए, इस पाठ का परिचय पहले क्या है। भौतिक परिवर्तन। हमारे चारों ओर सदैव अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें में से कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्फ का गलना, बर्फ का जमना। उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों का भी परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, किण्वन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट। भौतिक परिवर्तन में जो होता है उसको पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको उसी अवस्था में पुनः नहीं लाया जा सकता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में यही अंतर है। अब देखिए, सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया: जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए था Mg और Cl2। तो इसको जब करेंगे तो Mg2MgCl हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। पहला, अवस्था के आधार पर, रंग के आधार पर, गैस में परिवर्तन के द्वारा, ताप में परिवर्तन के द्वारा, अवक्षेप में परिवर्तन के द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था, रंग, गैस, ताप और अवक्षेप में परिवर्तन, ये 5 चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और देखिए, मीथेन है, वायु अधिक उपस्थिति में दहन करने पर क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा उत्पन्न होती है। उपयुक्त अभिक्रिया में हम कह सकते हैं मीथेन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उत्पादन है। उत्पाद क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है। पहला, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा सूत्रों के अणु सूत्र ज्ञात होना चाहिए। दूसरा, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन आदि को क्रमशः N2O2 I2Cl2 में लिखा गया है, क्योंकि ये द्विपरमाणुक गैसें हैं। एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर आदि को क्रमशः Na के पोटेशियम, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, आयरन Fe और कॉपर को Cu के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो सबसे पहले देखिए संयोजन अपक्रिया क्या होती है। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब सोडियम के दो कण और क्लोरीन के दो अणु मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया है, वह अपक्रिया जिसमें केवल कोई एकल यौगिक अपने अवयव तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है उसमें वियोजन और दूसरा होता है विद्युत वियोजन। तो हम लोगों ने देखा कि वियोजन अपक्रिया जो होती है उसमें एक ही तत्व यौगिक टूटकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए विद्युत वियोजन जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलित अवस्था में विलयन में का प्रभाव विद्युत प्रभावित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। और उसके बाद देखिए विस्थापन या प्रस्थापन अपक्रिया। विस्थापन वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए उभय प्रस्थापन अपक्रिया। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य में होती है। उदाहरण देखिए BaCl2। उसके बाद देखिए ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब मीथेन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया जो होती है जस्ट ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के विपरीत होती है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय आवेश में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन को उपचयन अपक्रिया भी या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी भी कहते हैं हम। इसके बाद देखिए अपचयन अपक्रिया। अपचयन जो अपक्रिया होती है उपचयन अपक्रिया के विपरीत होती है। इसके बाद देखिए ऑक्सीकारित तथा अपचायक। किसी अपक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रक्रिया दो भागों में ऑक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में बांटा जा सकता है। पहला ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों के ऑक्सीकरण कर देते हैं उन्हें अपचायक कहते हैं। इसके बाद देखिए अपचायक किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ होते हैं जो किसी अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं क्योंकि आयोडीन देखिए दो अणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके I2 बनाता है अतः आयोडीन आयन का अपचायक कर देता है। इसके बाद देखिए ऑक्सीकारक अपचयन अपक्रिया तथा रेडॉक्स अपक्रिया। यदि किसी अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन भी अवश्य होगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होता है तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दौरान दैनिक जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है। ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण संक्षारण वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु नमी या अन्य रसायनों से धीरे धीरे नष्ट हो जाती है संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी के परत पर काली परत का जमना आदि। संक्षारण से बचने की विधि। धातुओं पर संक्षारण होने से बचने हेतु निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में धातु पर पेंट करके, मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर या फिर ग्रीस या तेल लगाकर। तो हम लोग संक्षारण की विधि जो है उससे
क्या होता है कि लोहे वोहे की जितनी भी वस्तुएं होती है धीरे धीरे वह वायु ऑक्सीजन की आर्द्रता में आकर क्या होती है, संचारित हो जाती है, जिससे वह नष्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए विकृत गंधिता जो होता है, खाने वालों पदार्थों में तेल वसा में जब ऑक्सीजन की मात्रा संपर्क में आता है तो क्या होता है, अलग से स्वाद आने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए पनीर खुला रखने पर इसमें क्या होता है, फफूंद लग जाते हैं, वही गंध अलग से आने लगती है। इसको रोकने के लिए दो विधियां अपना सकते हैं। पहला तो इसे ऑक्सीजन की संपर्क में ना आने दें, दूसरा सूर्य की संपर्क में